Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय जो विजन आईएएस के नोट्स हैं, इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करूंगी एवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म एज अ पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम। ये लेक्चर 23 रहेगा हमारा। और आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे कि कहां से आखिरकार ये सोशलिज्म इवॉल्व हुआ एक पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम में। इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, इसके साथ साथ मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह को हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट किया है। देखिए, सोशलिज्म की शुरुआत आप कह सकते हो बहुत पहले की नेगेटिव्स ऑफ फ्यूडलिज्म से और कैपिटलिज्म से है, जिस बारे में हमने कई दफा लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। सोसाइटीज जो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स से चलाई जाती थी वो एकदम अब बिल्कुल समझ लीजिए पक चुकी थी, इनइक्वालिटी थी और बहुत सारी डिस्पैरिटीज देखने को मिलती थी। थिंकर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले वो उन्होंने कोशिश करना स्टार्ट करना एनविजन करना शुरू कर दिया था एक ऐसी सोसाइटी को जहाँ पे एटलीस्ट इन इक्वालिटी कम हो, खासकर सोशल रिलेशनशिप को लेके कि भाई ये अमीर है ये गरीब है, ये डिवीजन यहाँ पे जो है वो कम हो। सोशलिस्ट थिंकर्स ये ऐसे फ्यूडलिज्म के सिस्टम पे अटैक करते थे, जहाँ पे अटैक का मतलब मारने वाला नहीं था, हाँ अटैक करने का मतलब था कि उनके हिसाब से चीज खराब थी। यहाँ पे सोसाइटी एक रिजिड, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिवाइडेड थी, जिसमें नोबिलिटी जो है वो सर्वे सर्वा और बाकी जो आम जनता है वो बेचारी उनके तले दबी हुई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जो 1789 का, इसका मेजर फोकस था इक्वालिटी पे और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सक्सेस की वजह से ही बहुत बढ़ावा मिला फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी को। इसके साथ ही पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1750 के बाद आया, इंग्लैंड के अंदर वर्कर्स के पास एक पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था और जल्द ही जो वर्कर्स थे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और मूवमेंट की शुरुआत हो गई ताकि वर्कर्स का वेलफेयर फिर से होने लगे। इसलिए ये सोशलिज्म का फोकस होता है इक्वालिटी पे। इसकी जो शुरुआत कहें ये इमर्ज होकर आया अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म इन द यूरोप। तो अब आपको इसका मतलब अच्छे से आई होप पता लग रहा होगा। इसके अलावा फ्यूडल स्ट्रक्चर्स फ्रांस के अंदर ये भी जो है, इसकी भी जो है इसको भी अच्छा निकाल गया, इस पे भी अटैक हुआ चीज़ों पे, वाइल जो आवाज़ है उसके अगेंस्ट उठाई गई और जो कैपिटलिस्ट थे, बिजनेस क्लास थे, ये जिस तरह से वर्कर्स को ऑप्रेस करते थे, इनका एक्सप्लॉइट करते थे इंग्लैंड के अंदर, इसके खिलाफ भी चीज़ें उठाई गई। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे होने लगा यूरोप के अंदर, पहले आ गया था लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ 19th सेंचुरी में और आगे, सोशलिस्ट आइडियाज और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में आने लगे इस कैपिटलिज्म के साथ में और ये ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंस हुआ इंग्लैंड में, जहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1750s के बाद होने लगी थी। 19th सेंचुरी में सोशलिज्म और कॉन्क्रीट शेप लेने लगा एंड यहाँ पे सोशलिज्म था जिसे प्रमोट करा गया सोशलिस्ट थिंकर के द्वारा एज एन ऑल्टरनेटिव टू द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों, इट वॉज इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी की बात है जब कार्ल मैक्स 1818 से लेके 1883 तक इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक दिया इस कैपिटलिज्म को। इसलिए कंक्लूजन के तौर पे बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि सोशलिज्म उठा इनइक्वालिटीज की वजह से जो कि समाज के अंदर चल रही थी, मेनली इस इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के नेगेटिव्स की वजह से, जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ऑल्दो जो ये सोशलिस्ट आइडियाज थे, इनकी शुरुआत फ्रांस में होना शुरू हो गई थी, जो कि एक फ्यूडल सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में। दोस्तों, ये कार्ल मैक्स के बारे में, कैपिटलिज्म, ये सब
जस्ट इसी के पहले वाला लेक्चर कल के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब हम फोकस करते हैं कि किस तरह से वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट खड़े हुए और कैसे क्या शुरुआत होने लगी सोशलिज्म की यूरोप के अंदर। तो आइए अगर बिगिनिंग बताएं कि शुरुआत कैसे हुई राइज ऑफ वर्कर्स की, बिगिनिंग ऑफ द राइज ऑफ वर्कर्स, पहले आपको वो बताती हूँ। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे वर्कर्स अब शहरों में बहुत आने लगे थे जहाँ पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी। वर्कर्स को ये फैक्ट्री के ओनर बुरी तरह एक्सप्लॉइट करते थे और इनका मैनेजमेंट भी इनको बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट करता था। काम करने की कंडीशंस बड़े अनसेफ हुआ करती थी। काम करने के जो आवर्स थे वो 16-16 घंटे थे। चाइल्ड लेबर होता था। प्रोविजन सोशल सिक्योरिटी की वो तो थी ही नहीं और इनकी वेजेस कभी कोई अच्छी वेजेस नहीं मिलती थी। ट्रेड यूनियंस को आप जानते हैं ना, ये सब वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन, ये इमर्ज होना शुरू हो गया, बट ये इलीगल थे। बहुत लंबे वक्त तक इनको इलीगल रखा गया क्योंकि कैपिटलिस्ट का इन्फ्लुएंस रहता था लॉ मेकिंग बॉडीज पे स्टेट की। उसके साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया 1789 में, वर्कर्स वर अ मेजर फोर्स एंड इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करा एक सीक्रेट सोसाइटीज में ताकि इस फ्यूडलिज्म को उठा के बाहर फेंक सकें। इंग्लैंड और दूसरे देशों में सरकारें फोर्स करी गई कि आप अब एक ऐसा लॉ पास करो जो कि इतने खराब फीचर्स जो कैपिटलिज्म है उसके अगेंस्ट हो, क्योंकि इन वजह से वर्किंग क्लास के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉज जो कि अगेंस्ट थे अनसेफ कंडीशंस ऑफ वर्क, इन्हें पास करा गया बहुत सारे देशों में और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पे भी लिमिट लगाई गई। अब हम समझते हैं कुछ ऐसे मूवमेंट्स और स्कॉलर्स जो कि एसोसिएटेड थे इस सोशलिज्म के राइज से यूरोप के अंदर। इनका सबका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा है फिलॉसफी में इस सोशलिज्म की। सबसे पहले नाम आता है लिडिट्स का। 1811 से 1807 तक, मतलब यहाँ पे 11 to 7 तक, 17 होगा। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे इंग्लैंड में अंडर द लीडरशिप ऑफ ल्यूड, LUDD, जिनका ये मानना था कि मशीन ही वजह है जिसकी वजह से इतना दुख दर्द आया है। इन्होंने लॉन्च करा एक मूवमेंट इन मशीनरी को ब्रेक करने का फैक्ट्रीज में, और ये एक ऐसा आइडिया था और जल्द ही रियलाइज करा गया कि इनका एजिटेशन ये फ्यूटाइल है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ मैं। जस्ट अ सेकेंड, just a single second, I cannot edit, that is the reason I am asking you to wait. Okay, ठीक है, चलिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि जो आपकी जो मशीन्स वगैरह हैं इनको यहाँ पे तोड़ दिया जाए, मशीन्स की वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। बट जल्द इनको ये एहसास हो गया कि ये सब बातें जो है वो अनसक्सेसफुल चीज़ें हैं, व्यर्थ हैं, है ना, इनका ये जो एजिटेशन है वो व्यर्थ है। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में। 1830 से 40 तक के लिए ये रहा। ये यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखा हुआ है चार्टिस्ट मूवमेंट जो है, इसका ये आप मत देखिएगा, दिस आई विल एडिट। 1830 से 1840 तक, ओके। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मूवमेंट की शुरुआत हुई इंग्लैंड में फॉर डिमांड ऑफ राइट टू वोट टू द वर्कर्स। अब यहाँ पे इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, डिमांड ये चल रही थी कि राइट टू वोट चाहिए वर्कर्स के लिए जो यहाँ पे इंग्लैंड के हैं। मूवमेंट एकदम खत्म हो गया बाय 1850s, बट हैड अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट, एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल के गया ये, और इसने वर्कर्स को काफ़ी इंथुजियास्टिक बनाया कि अब वो अपना राइट, अपना हक मांग सकें और ज़्यादा ये जानकार हो सकें, अवेयर हो सकें। ब्रिटेन धीमे धीमे इस सवाल पे उठा राइट टू वोट को लेके, एंड अपने 4 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से 1929 आते आते सारे ही अडल्ट्स को मिल गया राइट टू वोट। फिर आई बात 1848 रिवॉल्ट्स की यूरोप के अंदर। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर हम यूरोप को देखें, द मोस्ट ऑफ द यूरोप, ज़्यादातर जो यूरोप था वो वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह थे, रिवोल्ट्स वगैरह थे 1848 में। कम्युनिस्ट लीग, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, इन्होंने पब्लिश करा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को 1848 में, जिसके ऑथर थे कार्ल मैक्स और एंजल्स, जिनके बारे में मैंने बताया है। एंड इसने बहुत सारे वर्कर्स को इंस्पायर किया।
वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा बढ़िया एकदम खुशी खुशी। और इनकी डिमांड्स के अंदर ये था कि ना ही सिर्फ ऑटोक्रेटिक रिजाइन, मतलब ये जो एक आदमी का कैपिटलिज्म एकदम पकड़ के चल रहा है, सारे वर्कर्स को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, ना ही सिर्फ ये भी खत्म करें, ये मतलब ना ही सिर्फ इसे खत्म किया जाए, बट साथ में इस कैपिटलिज्म को भी खत्म कर दिया जाए। और समझिए, जो मिडिल क्लास था उसे ये डर था कि ऐसा ना हो कि भाई टेक ओवर हो जाए स्टेट का इन वर्कर्स के द्वारा, और मेड अ कॉम्प्रोमाइज विद द ऑटोक्रेटिक रूलर्स एट द एंड मोमेंट, एंड रिवॉल्ट जो रिवोल्ट हुए वो फेल हो गए इस्टेब्लिश करने में किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी को। क्योंकि उस समय मिडिल क्लास की भी तो ये लग रही थी ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई सारा कुछ ये वर्कर के हाथ में चला जाए। फिर आई बात अर्ली सोशलिस्ट की। दोस्तों, जनरली हम इस चीज को समझते हैं कि सोशलिस्ट मूवमेंट कार्ल मार्क्स के साथ था, बट एक अच्छा काम किया गया इसके डेवलपमेंट में सोशलिस्ट आइडियाज के कुछ अर्ली थिंकर्स, रेवोल्यूशनरीज और इनके ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। उनमें नाम आता है आपका बेब्यूफ का, यूटोपियन सोशलिस्ट जैसे कि सेंट साइमन हो गए, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन हो गए, ऑगस्टी ब्लैंक्यू हो गए, और लीग ऑफ जस्ट का भी। वर्कर्स और उनके लीडर्स और बहुत सारे थिंकर्स ने कोशिश करी कि वो कंडीशंस को इम्प्रूव करें इन वर्किंग क्लास की। धीमे धीमे ये जो विश्वास था, ये उसने अपनी जड़ों को पकड़ा कि कैपिटलिज्म खुद में ही एक इविल है, एंड इसलिए एक अच्छी नई सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये कलेक्टिवली ओन हो सोसाइटी के द्वारा, ना कि सिर्फ कुछ अमीर उद्योगपति या कैपिटलिस्ट के द्वारा ही। अब उद्योगपति या कैपिटलिस्ट क्या कहेंगे, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट की बात हो रही है तो कैपिटलिस्ट की बात हो रही है। चलिए, फिर आई बात फ्रेंच रेवोल्यूशन और वर्कर्स मूवमेंट की। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बहुत सारे थिंकर्स ने सोसाइटी के बारे में लिखा था जिस सोसाइटी में इक्वालिटी हो, बट ये सिर्फ एक थॉट थी, ना कि कोई मतलब सिर्फ एक सोच थी, एज एक इम्प्रैक्टिकल ड्रीम था, एक ऐसा सपना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था जब तक के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें बदली और इसने बहुत सारे स्ट्रेस डाला इक्वालिटी पे, और इसकी सक्सेस फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने में इससे और बढ़ावा मिला इस इक्वालिटी को आइडिया को। यहाँ पे ये समझिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं था एज सच, रैदर इसने फेवर किया था लेजिस्फेयर और कैपिटलिज्म को। तब भी जो इक्वालिटी का आइडिया था वही सेंट्रल था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अटैक पे जो इसने फ्यूडलिज्म पे किया था। अमेरिका का जो ये रेवोल्यूशन डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस को लेके, इसने डिस्क्राइब करा इंडिविजुअल के राइट टू प्रॉपर्टी को, एक ऐसा राइट जो उससे छीना नहीं जा सकता। वाइल फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डिक्लेयर किया था राइट ऑफ मैन और सिटीजन्स को, ये आर्ग्यू करता था कि इंडिविजुअल के पास राइट होता है प्रॉपर्टी का, बट ये ओवर रूल किया जा सकता है अगर यहाँ पे पब्लिक फेवर में कोई बात हो रही हो, मतलब जनता के हित में बात हो रही हो, तो फिर इंडिविजुअल का राइट यहाँ पे पीछे रख देंगे। तो दोनों में आप फर्क समझ गए होंगे अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या चीजें थी। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे फेल कर गया प्रोवाइड करने के लिए कोई स्टेबल रिपब्लिक को। अब ये सिर्फ ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म कर पाया था ऑफ द लुइस 16, एंड इसकी वजह से कोई ज़्यादा इक्विटेबल सोसाइटी नहीं आ पाई थी। वर्कर्स को कुछ खास फायदा नहीं मिला था इस रेवोल्यूशन से, सिर्फ किसान जो हैं उनको लैंड्स मिली थी जो उनसे छीन ली गई थी फ्रॉम नोबिलिटी और क्लर्जीमैन के द्वारा। जल्द ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद जो सरकारें थी वो थी अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्जुआ। बॉर्जुआ किसे बोलते हैं? बॉर्जुआ बोलते हैं दोस्तों मिडिल क्लास को। वर्कर्स को राइट टू वोट नहीं मिला मिनिमम इनकम क्राइटेरिया होने की वजह से संविधान के अंदर। तो ये जो दुख दर्द था इसकी वजह से राइज हुआ जैकोबन्स का टू दी पावर, बट ये फेल हो गए प्रोवाइड करने में फॉर रूल ऑफ लॉ को, और फ्रांस अब यहाँ पे ड्रिफ्ट होने लगा इनटू द रेन ऑफ टेरर, जहाँ पे जो आपका गिलेटाइन है वो इसका यूज करा गया फॉर मास स्लॉटर। हर एक जो भी बंदा आवाज उठाता उसको यहाँ मार देते। बाद में जो बॉर्जुआस थे फिर से पावर में आए, एंड इससे जो इतना गैप था एक्चुअल रिजल्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन के और आइडियाज के, वो यहाँ पे जो है देखने को मिला। तो ये जो डिसकंटेंट थी इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे हुई बैब्यूस कॉन्स्पिरेसी 1796 की। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा।
अब ये क्या है थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। बेबियस कॉन्फ्रेंसी या बेबियस मैनिफेस्टो। बेबियस कॉन्फ्रेंसी एक अटेम्प्ट था बेबियस के द्वारा फ्रेंच की सरकार को ओवरथ्रो करने के लिए और एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जहाँ पे प्रिंसिपल्स हों सोशलिज्म के। बेबियस ने पार्टिसिपेट करा फ्रेंच रेवोल्यूशन में एंड यहाँ पे इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, नाम था सोसाइटी ऑफ इक्वल्स। बट बेबियस फेल कर गए बिकॉज सरकार ने रिप्रेस कर दिया इस मूवमेंट को और इनको मार डाला गया 1797 में। इसके साथ बेबियस मैनिफेस्टो ने स्ट्रेस डाला आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे सोसाइटी के अंदर। इसने आर्ग्यू करा कि हर एक व्यक्ति जो कि पैदा हुआ है वो इक्वल राइट्स का हकदार है, वो इंजॉय कर सकता है सारे गुड्स को इक्वली इकोनॉमी के अंदर। एक सही एक ट्रू सोसाइटी के पास कोई भी अमीर गरीब के भेद में भेदभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ एक दूसरा रेवोल्यूशन ये भी था मस्ट आए जो रिमूव करे इस रिच पुअर के डिवाइड को। फिर आया यहाँ पे यूटोपियन सोशलिस्ट। इसके अंदर कुछ थिंकर्स थे जैसे कि सेंट साइमन हो गए, चार्ल्स फोरियर हो गए, रॉबर्ट ओवन हो गए। ये चाहते थे एक न्यू कलेक्टिव सोसाइटी को। इवन सेंट साइमन ने एक स्लोगन दिया, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। दे आर नोन एज यूटोपियन सोशलिस्ट। इन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि जो मेथड्स ये लेकर आए थे, इन्होंने सामने रखे थे एक ऐसी सोसाइटी रखने के लिए, वो इम्प्रैक्टिकल थे और इनएफेक्टिव थे। फिर आती है बात ऑगस्टे की 1805 से 1881 तक। ये एक प्रोपाउंडर थे आइडिया ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन के एज अ टूल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट ऑर्डर। काफी एक्टिव थे अपराइजिंग्स में पेरिस के अंदर फ्रॉम 1830 से लेके 1871 तक, जब थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया। इन्होंने आइडिया इस रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी का फैलाया इस सोशलिज्म के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। काफी पॉपुलर रहे और नियरली 2.5 लाख वर्कर्स एक साथ आए और इन्होंने रिस्पेक्ट दी इनके फ्यूनरल के टाइम पे 1871 में। फिर आई बात यहाँ पे लीग ऑफ जस्ट की। दोस्तों ये भी एक ऐसी अमंग द मेनी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन था आइडिया ऑफ इंटरनेशनलिज्म का। इंटरनेशनलिज्म इंप्लाई करता है यूनिटी ऑफ ऑल वर्कर्स पे इन ऑल द कंट्रीज एंड रिजेक्शन ऑफ बॉर्डर्स एज अ सोर्स ऑफ डिसयूनिटी। ये मतलब वर्कर्स के बीच में ऐसा नहीं कि तुम इस जगह से हो, हम इस जगह के हैं इसलिए डिसयूनिटी है, मतलब सब एक साथ मिल के रहो। इसके मेंबर्स जो थे वो ऑल अक्रॉस यूरोप थे। इसने स्लोगन दिया, ऑल मैन आर ब्रदर्स। लीग ऑफ जस्ट की बात कर रही हूँ। फिर आई बात कम्युनिस्ट लीग की। दोस्तों जो लीग ऑफ जस्ट थी इसने एक नया नाम अडॉप्ट करा, द कम्युनिस्ट लीग का 1847 में। इसने स्लोगन दिया या आप कह लो ऑफ और हैड द गोल ऑफ रूल ऑफ प्रोलेटरेट। जो गोल था वो ये कहता था कि डाउनफॉल ऑफ बॉर्जुआ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ वर्कर्स। एम ये था कि हम उठा के जो है ओवरथ्रो कर दें ऐसी सोसाइटी को जहाँ पे मिडिल क्लास डोमिनेट करता है और जहाँ पे ऐसे क्लास डिस्टिंक्शंस होते हैं। ये चाहते थे कि हम एक ऐसी क्लासलेस सोसाइटी बनाएं जहाँ पे कोई भी प्रोविजन ना हो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की। और इट फर्दर द नोशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म और एक स्लोगन दिया यहाँ पे इन्होंने, प्लोरिटेरेट ऑफ ऑल लैंड्स यूनाइट। दोस्तों जो टर्म ये सोशलिज्म का है और कम्युनिज्म का है, इसको ऑफन इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो इन्फ्लुएंस था स्कॉलर का, जिन्हें कार्ल मैक्स हम कहते हैं, इस वजह से ये निकल के आया है यहाँ पे कम्युनिज्म। अदरवाइज ये बड़ा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में, ये सारा सोशलिज्म के अंदर ही आएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट हमें समझना है, कार्ल मैक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ इनके बारे में भी जानना। तो टॉपिक है हमारा आइडिया ऑफ कार्ल मैक्स का। दोस्तों कार्ल मैक्स 1818 टू 1883 इन्होंने फाउंड करी डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्सिज्म को इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में। कार्ल मैक्स ने फॉर्मुलेट करी अपने आइडियाज को सोसाइटी को अपने आसपास की पढ़ के, जब ये इंग्लैंड में रह रहे थे। ये एक इंडस्ट्रियल सेटिंग थी जो इन्होंने प्रॉपर एनालाइज करी
और इसीलिए जो इनका काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू एन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी को लेके। इन्होंने फोकस डाला कैपिटलिस्ट सिस्टम की हर एक बुराई पे, और इन्होंने एनालाइज करा कि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आपका इंग्लैंड में हुआ उसी के बाद ये दिक्कतें आई, और कोशिश करें कि ये एक प्रोवाइड कर सकें एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सिस्टम को जिसमें जनता का, खासकर वर्कर्स का जो है वो वेलफेयर हो सके। कुछ इंपॉर्टेंट काम जो इन्होंने किए उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का, दास कैपिटल 1867 का। दोस्तों आइडियाज कार्ल मैक्स के इनको पब्लिश किया गया मिड 19th सेंचुरी में, विच ऑल्सो हैज अ टाइम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म इन यूरोप। दोस्तों मार्क्सिज्म को जाना जाता है एज अ साइंटिफिक सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो थे इन्होंने एक अच्छा खासा साइंटिफिक एनालिसिस करा था किसी भी थ्योरी में आने से पहले। इन्होंने दिखाया कि जो प्रॉफिट होता है कैपिटलिज्म का, मतलब जो वैल्यू, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है ना कैपिटलिस्ट को जो भी प्रॉफिट होता है ये इक्वल होती है टू दी वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर्स, और इसमें से माइनस होता है वेजेस जो वर्कर्स को दी जाती है, और यही एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इस सोसाइटी का। अब आपके मन में एक उत्सुकता सी जग रही होगी इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लेके। देखिए इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ऑथर किया गया, लिखा गया मार्क्स के द्वारा और उसके साथ साथ एंजेल्स के द्वारा ऑन इंस्ट्रक्शंस जो कि थे बाय द कम्युनिस्ट लीग। इसने चेंज किया स्लोगन फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ये तो पहले स्लोगन चल रहा था, अब इसे कर दिया गया फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, इंस्टेड ऑफ वर्क नीड कर दिया गया। तो ये इसलिए ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी करी जाए जो उन सब की केयर करे जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते सोसाइटी के अंदर, जैसे अपने बूढ़ी उम्र की वजह से, डिसेबिलिटी वगैरह की वजह से। दूसरा रही बात दास कैपिटल की 1867 की, तो ये मार्क्स की स्टडी ऑफ कैपिटलिज्म का, और इसमें इनकी पब्लिकेशन में इन्होंने कुछ फीचर्स कैपिटलिज्म के दिखाए जिनकी वजह से यहाँ पे विच वुड लीड टू इट्स ओन डिवाइस। जैसे कि पहली बात कि बेसिक कन्फ्लिक्ट क्या है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो बेसिक कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, समझ रहे हो ना, सोसाइटी के अंदर वो ये है कि वर्कर्स ज़्यादा वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं सोसाइटी में और बदले में वो इतनी वेजेस नहीं पाते। जो डिफरेंस है इन वेजेस और वैल्यू प्रोड्यूस करने को लेके, है ना, ये प्रॉफिट हो जाता है इन कैपिटलिस्ट का। और कैपिटलिस्ट जो है वो कोशिश करता है कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाए और वेजेस जो होनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए वर्कर्स को, उसके बदले वो सारा कुछ रख के अपना प्रॉफिट बढ़ाने का सोचता है। इसलिए ये एक कन्फ्लिक्ट है वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में। दूसरी बात कि व्हाई इकोनॉमिक क्राइसिस इज इनएविटेबल इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये इसलिए क्योंकि वेजेस इतनी ज़्यादा कम होती हैं वैल्यू ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी आती है परचेजिंग पावर। भाई ज़्यादातर लोगों के पास में इतना पैसा ही नहीं है वर्कर्स के पास में, और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि मार्केट से परचेज करने हैं कैसे होगा। इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस तो आना बिल्कुल तय है। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है कि प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म कर दिया जाए एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इसीलिए ये प्रॉफिट मोटिव भी खत्म हो जाएगा। इससे सोशल गुड्स प्रोड्यूस होगा रादर देन प्रॉफिट्स फॉर न्यू। एक क्लासलेस सोसाइटी वो आएगी जब, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं करेगी कि क्या अच्छा है किसी इंडिविजुअल के लिए और क्या अच्छा है सोसाइटी के लिए। ठीक है, दोनों को एक समान माना जाएगा, और प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म करना जो होगा उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी खत्म हो जाएगा। बट मार्क्स ने ये भी आर्ग्यू करा कि सिर्फ तभी हो सकता है कि जब वर्किंग क्लास इसे करे, बिकॉज सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी क्लास जो है एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में वो वर्किंग क्लास ही है। आइए इनके कुछ आइडियाज़ को मैं डिस्कस करती हूँ अलग अलग हेड्स के अंदर। जैसे कि सबसे पहले कैपिटलिज्म, कन्फ्लिक्ट और क्लासेस की बात करते हैं। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कोशिश करी कि वो एनालाइज करें कि क्यों आखिरकार सोसाइटी के अंदर ये कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इन्होंने कंक्लूड करा कि जो कन्फ्लिक्ट है ये तब होता है क्योंकि सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है क्लास में। फर्दर इन्होंने इस कैपिटलिज्म को ब्लेम करा इस सोसाइटी के डिवीजन के लिए। इसलिए कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल था फॉर कन्फ्लिक्ट, जो बदले में रिस्पॉन्सिबल था इस
सोसाइटी के टूटने को लेके क्लासेस में। कार्ल मैक्स के हिसाब से ये काफी नेचुरल है लोगों के लिए कि वो एक साथ आते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को। इसलिए ओरिजिनली यहाँ पे एक भाईचारा रहता सोसाइटी के बीच में, पीपल फॉर जॉइंट प्रोडक्शन, बट कैपिटलिज्म ने सारा भाईचारा छीन लिया और इससे कन्फ्लिक्ट हुआ सोसाइटी के अंदर। दूसरे तरीके से क्लासेस डू नॉट लीड टू कन्फ्लिक्ट, बट इट इज कन्फ्लिक्ट जो लोगों को पुश करता है कि एक साथ आइए और यहाँ पे काम करिए टू सीक सुपेरियरिटी ऑफ अस वर्सेस देम। इस तरह से क्लासलेस सोसाइटी चेंज हो सकती है क्लास बेस्ड सोसाइटी में। कार्ल मार्क्स की इच्छा थी कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब विदाउट कन्फ्लिक्ट हो, विदाउट कैपिटलिज्म हो और विदाउट क्लासेस हो। तो इसे कहते हैं कि नो कैपिटलिज्म से नो कन्फ्लिक्ट होगा और इससे ही क्लासलेस सोसाइटी आएगी। दूसरा, इनकी सोच की बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। कार्ल मार्क्स ने यह आर्ग्यू करा कि वर्कर्स दैट इज प्रोलिटरेट, आप ऐसे कह लो, स्पेलिंग में आपको दिखा देती हूँ, प्रोलिटरिएट, ठीक है, ये रियल प्रोड्यूसर्स हैं इस वैल्यू का इकोनॉमी के अंदर, एंड इन्हीं को एक्सप्लॉइट हर जगह किया जाता है इन कैपिटलिस्ट के द्वारा, जो कि मिडिल क्लास या बॉर्जुआ होते हैं। इसलिए इवेंचुअली इनको ऊपर उठना पड़ेगा इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट, एंड यहाँ पे देयर विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। इससे ये चाहते थे ये कहना कि जब एक सोसाइटी फुली इंडस्ट्रियलाइज बनेगी तो वर्कर जो है वो इवेंचुअली रिवोल्ट करेंगे ताकि कंट्रोल यहाँ पे जो है लें और रन करें सरकार को या सोसाइटी को अपने हिसाब से। तो इसी को ही ये कार्ल मैक्स रिफर करते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। फिर आई बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो यहाँ एक बात समझिएगा कि कार्ल मैक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थे, बट अगेंस्ट तो थे तो सिर्फ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के, जो इस इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा था। फिर आई बात मीन्स फॉर एंड्स की। कार्ल मैक्स का ये मानना था कि सिंस स्टेट कंट्रोल करती है सारी पावर्स को एंड ये खुद में एक टूल है बॉर्जुआ का, तो एक अच्छे एक वायलेंट रेवोल्यूशन ही की वजह से ही यहाँ पे ये कैपिटलिज्म खत्म हो पाएगा, या एक वायलेंट रेवोल्यूशन इज द ओनली वे अहेड टू डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। फिर आई बात कम्युनिस्ट सोसाइटी की। मार्क्स ये आर्ग्यू करते थे कि एक स्टेटलेस सोसाइटी के लिए चीज़ें आगे बढ़े। ये अगेंस्ट थे ऑल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के, जैसे आर्मी, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये सब ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसपे स्टेट रिलाय करती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। स्टेट सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट बॉर्जुआ के, मतलब अभी स्टेट ओनली प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ बॉर्जुआ, इनका कहना था कि मिडिल क्लास का जो है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है स्टेट, और ब्यूरोक्रेसी वो न्यूट्रल नहीं है कार्ल मार्क्स के हिसाब से, और ये धीमे धीमे डेवलप करती है खुद का क्लास ऑफ इंटरेस्ट। इट हैज इंटरेस्ट इन सीक्रेसी एंड डिराइव्स पावर बाय कंसीलिंग इंफॉर्मेशन। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जगह मार्क्स की इच्छा थी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी हो। कम्यून का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जो एक साथ रह रहे हैं, प्यार से हर चीज को शेयर कर रहे हैं, और मार्क्स ने ये भी आर्ग्यू करा कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में हर एक इंसान जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने एबिलिटी के हिसाब से और पाएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बट मार्क्स ने कोई डिटेल व्यू नहीं दिया कि किस तरह से कम्युनिस्ट सोसाइटी ऑर्गेनाइज होगी। इनका जो प्रपोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आइडियोलॉजिकल था, कोई कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं था जिसको इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर ऑपरेशनलाइज बना सके, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से चल सके। फिर आई बात एंटी रूल ऑफ लॉ की। दोस्तों, डेमोक्रेसीज थ्राइव ऑन एंड एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। मार्क्स का ये मानना था कि रूल हमेशा से ही प्रोडक्ट होते हैं इंसान की इच्छा के, और मोर स्पेसिफिकली उसकी मर्जी जो होती है वही, ये रूलिंग सोशल क्लास जो है विल जो चलती है उसकी मर्जी, वही ही लॉज बनते हैं। इन्होंने कहा इसलिए तो डिस्प्लेस करने के लिए आइडियल को इस रूल ऑफ लॉ का, लॉ, रिलीजन, आर्ट, मोरालिटी एंड लिटरेचर, ये एक एडिक्शन है, ओपियम है मासेस के लिए, और एक मेयर कंस्ट्रक्ट डिवाइस है बाय द बॉर्जुआ क्लास ताकि ये वर्कर्स को दबा के रखें। मार्क्स देखते थे कि स्टेट को और लॉ जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन बड़े बड़े लोगों का, ताकि ये ऑपरेशन और ये दबा के रखें लोअर क्लास को।
इसलिए ये एक रुकावट है ह्यूमन एवोल्यूशन को ऊपर तक ले जाने में, फाइनेंस तक। इसलिए मार्क्स का ये सोचना था कि टू डिस्पेल द रूल ऑफ लॉ एंड इसकी जगह पे एक सेकुलर यूटोपिया रखा जाए, जहां पे ये सिर्फ इक्वालिटी हो वेल्थ में और पावर में। इसलिए वाइल लिबरलिज्म इंसिस्ट करता था कि जो लॉ है वो न्यूट्रल है एंड नॉन पार्टीशन है, मार्क्स इसको अपोज करते थे। इट इज अ क्लॉक यूज्ड बाय द एलिट्स टू ऑप्रेस द मासेस। फिर आई बात इंटरनेशनलिज्म की। दोस्तों, एम सारे वर्कर्स का सारे ही देशों में वो ये था कि कैपिटलिज्म को बाहर निकाल के फेंकना है। इन्होंने आर्ग्यू करा कि एक फ्री डेवलपमेंट हर एक का ये एक प्री कंडीशन होनी चाहिए अगर फ्री डेवलपमेंट सबका करना है तो। इसलिए हर एक वर्कर जो है वो अपने वर्कर दोस्त को एक भाई की तरह माने। फिर आई बात इनएविलिबिलिटी ऑफ सोशलिज्म। मार्क्स का ये मानना था कि सोशलिज्म तो आएगा क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए फ्यूडलिज्म जैसे गया वैसे ही कैपिटलिज्म भी जो है वो खत्म होगा। और लास्ट में सरप्लस प्रोडक्शन। दोस्तों, मार्क्स अगेंस्ट थे इस सरप्लस प्रोडक्शन के, क्योंकि इनके लिए यही रीजन था कोलोनिज्म का और एक्सप्लॉयटेशन का नेचुरल रिसोर्सेज की। जैसे कि आप इंग्लैंड में देखते ही होंगे इतनी इच्छा उनकी क्यों बढ़ी थी, इसी वजह से बढ़ी थी। फिर आई बात यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या इम्पैक्ट रहा, थोड़ा ये समझते हैं। दोस्तों, ये जो 1848 में हुआ, इससे बढ़ावा मिला मोरल और बढ़ा वर्कर्स का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद द मिडिल क्लास इन द रिवोल्ट्स ऑल अक्रॉस यूरोप इन 1848। एम इन सारे रिवोल्ट्स का था कि हमें डोमिनेशन इन एरिस्टोक्रेटिक क्लास की खत्म करनी है, एंड करना है रूल ऑटोक्रेटिक सरकार का और इस्टेब्लिश करनी है डेमोक्रेसी। इसके साथ इन केस ऑफ इटली और जर्मनी प्रोटेस्टर्स की इच्छा थी कि वो सब यूनिफिकेशन हो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज का, और स्पेसिफिकली इन सारे रिवोल्ट्स के माध्यम से वर्कर्स की इच्छा थी कि कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है। अब जितने भी आइडियाज थे इस मार्क्स के, इंटरनेशनलिज्म ये एक प्राइम इम्पोर्टेंस रखता था। इसलिए स्टूडेंट्स आप ये समझिएगा कि पहले इंटरनेशनलिज्म को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनलिज्म की बात करें तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि इंटरनेशनलिज्म यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। इंटरनेशनलिज्म ये एक मार्क्सिस्ट सोशल क्लास कॉन्सेप्ट है जो इस बात को देखता है कि जो कैपिटलिज्म है यह इज नाउ अ ग्लोबल सिस्टम एंड देयरफॉर वर्किंग क्लास जो है वो एक ग्लोबल क्लास के तौर पे काम करे अगर इस कैपिटलिज्म को इसे हराना है। आपस में यूनिटी सारे वर्कर्स की, चाहे आप किसी भी नेशनैलिटी के हों, यही एक सबसे बड़ा फीचर होगा इस सोशलिस्ट मूवमेंट का। 1846 में सोसाइटी ऑफ फ्रैटर्नल डेमोक्रेट्स को बनाया गया ब्रिटेन के अंदर। ऐसी ही दूसरी सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती थी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में। ये सारी ही एक दूसरे से लिंक हुई एंड इन सब का स्ट्रेस था इस ग्लोबल यूनिटी ऑफ वर्कर्स पे। ये इवन स्ट्रेस भी डालते थे कि वर्कर्स को सब एकजुट करें विद द पीजेंट्स आल्सो। अब इंटरनेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप अगर समझने बैठो तो कुछ इस तरीके से समझोगे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल 1864 का, और ऐसे ही और आगे, और सेकेंड इंटरनेशनल। आइए थोड़ा समझाते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल 1864। अब यहाँ पे ट्रेड यूनियनिस्ट जिन्होंने बनाया था ये इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन को, कभी कभी हम लोग इसको फर्स्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं, रिकॉग्नाइज करता है कि जो वर्किंग क्लास है ये इंटरनेशनल क्लास है, इसके लिंक हैं इसके स्ट्रगल से ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। एम इस फर्स्ट इंटरनेशनल का ये था कि हम पूरी तरह से इस क्लास रूल को ख़त्म करेंगे। इसका ये भी स्ट्रेस डालता था कि इंटरनेशनल यूनिटी हो वर्किंग क्लास की और सोशलिस्ट लीडर्स की। दोस्तों, फर्स्ट इंटरनेशनल ने इन्फ्लुएंस और एड करा इस वर्कर के मूवमेंट को यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इसने एड को अरेंज करा मदद करने के लिए वर्कर्स की एक देश से बाय कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द वर्कर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। इसने एक एंटी वॉर स्टैंस लिया और वर्कर्स दोनों ही प्रूशिया के और फ्रांस के, इन दोनों ने ही अपोज करा टू द इनिशिएशन ऑफ फ्रांको प्रूशियन वॉर 1870 की। और
consequent succession of Alsace-Lorraine by France to Germany। फिर आई बात यहाँ पे पेरिस कम्यून की, ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। पेरिस कम्यून ये है कुछ बात 1871 की। तो इस फ्रांको प्रूशियन वॉर जो 1870 की थी, उस टाइम पे मोनार्की रूल खत्म हुआ और थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ। नई सरकार को डोमिनेट करा जा रहा था प्रॉपर्टाइट क्लास के द्वारा, और ये लड़ती रही प्रूशिया से इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एम्परर। वर्कर्स ने अपोज करा इस फ्रेंच के अटैक को प्रूशिया के ऊपर, जिसकी वजह से वॉर की शुरुआत हो गई। बट एक बार वॉर शुरू हो गई थी तो इन्होंने अपोज करा फ्रेंच का सरेंडर टू द इंपीरियलिस्ट प्रूशिया, जो चाहते थे कैप्चर करना फ्रेंच टेरिटरीज को। वर्कर ने पेरिस को कैप्चर कर दिया आफ्टर न्यूली फॉर्म फ्रेंच गवर्नमेंट अग्रीड टू बिस्मार्क्स टर्म्स फॉर ट्रूस, जिसके अंदर ये था सीड करना एल्सेस लोरेन को टू प्रूशिया एंड पेमेंट काफी बड़ी मात्रा में इस वॉर के खर्चे का। वर्कर ने बनाया एक इलेक्टेड काउंसिल जिसे जाना गया बाय द नेम ऑफ पेरिस कॉम्यून 1871 में, और इस पेरिस कॉम्यून के अंदर ऑफिशियल्स सारे पब्लिक ऑफिसर्स के इनको इलेक्ट करा गया थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लोगों के पास राइट था रिकॉल करने का अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स, और इलेक्टेड काउंसिल या पेरिस कॉम्यून के अंदर रिप्रेजेंटेशन थी वर्कर्स से और लोअर मिडिल क्लास ऑफ पेरिस से। दोस्तों, एम इस पेरिस कॉम्यून का बोले तो ये था कि एंड करना मार्केट स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन को, मोनोपोलीज को और सारी ही प्रिविलेजेस को जिनकी वजह से वर्कर्स को दबाया जाता है, ऑपरेशन होता है। सब्सिक्वेंटली जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल में थी ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्रांस विच वाज इन कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्रांस एंड अदर पेरिस asked for Prussian help to crush Paris in 1871। फ्रेंच आर्मी प्रूशियन ट्रूप्स के साथ मिलके इस बरस पड़ी पेरिस पे और लेकर आ गई, इस ब्रॉट डाउन कर दिया इसने इस पेरिस कम्यून को। 30,000 से ज़्यादा वर्कर्स को मार दिया गया इस स्ट्रगल में, और फर्स्ट इंटरनेशनल सपोर्टेड द पेरिस कम्यून एंड इससे यहाँ पे मदद मिली, यहाँ पे मतलब इसने हेल्प करा एस्केपिंग रिफ्यूजीज को आफ्टर कम्यून्स फॉल। इस वजह से जो सरकारें थी पूरे ही यूरोप की ये अगेंस्ट हो गई फर्स्ट इंटरनेशनल के, और अब इन्होंने कोशिश करना शुरू करा टू कर्ब इट्स एक्टिविटीज। अब बात आती है कि क्यों आखिरकार ये फर्स्ट कम्यून कोलैप्स हो गया। दोस्तों, फर्स्ट इंटरनेशनल ने विटनेस करा स्प्लिट को 1872 में ओवर द मेथड्स एंड एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइनली डिसबैंड हो गया 1876 में, बट 1876 आते आते इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया लोगों को जागरूक करने में। ये अब लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली असर्टिव थे, और 1876 में आते आते सोशलिस्ट पार्टीज बहुत सारे देशों में वो काफ़ी मजबूत थी और इनकी काफ़ी हेल्दी और अच्छी मेंबरशिप भी हो गई थी। अब आई बात सेकेंड इंटरनेशनल की 1889 से 1916 तक। इसके एम्स, वर्क और कोलैप्स की बात करेंगे। दोस्तों, सेकेंड इंटरनेशनल बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी दैन द फर्स्ट इंटरनेशनल, और उसकी कुछ वजह थी। जैसे कि फर्स्ट इंटरनेशनल के टाइम पे यहाँ पे कोई भी वेल ऑर्गेनाइज सोशलिस्ट पार्टीज नहीं थी यूरोप में, बट 1870 से 1880 में ये सारे यूरोपियन नेशंस के पास एक सोशलिस्ट पार्टीज थी। कुछ इनमें से जो है वो कुछ सोशलिस्ट पार्टीज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी जिनमें लाखों मेंबर्स थे, और कुछ के पास कुछ सीट्स थी इन द रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट। एग्जाम्पल ये जर्मन सोशलिस्ट पार्टी का है जो जीती थी रफली 7 लाख वोटों से इन 1887 के इलेक्शन में, और ये लार्जेस्ट सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी यूरोप के अंदर। सेम तरह से ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे वर्कर्स के, एग्जाम्पल फेबियन सोसाइटी, सोशलिस्ट लीग वगैरह। फेबियन सोसाइटी को सेटअप किया गया था 1883 में, सेम ईयर जिस साल कार्ल मार्क्स की डेथ हुई थी। दूसरी बात ये कि जो ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप है ये भी बढ़ गई थी बहुत गुना सेकेंड इंटरनेशनल आते आते जब ये आया, एंड इसकी वजह से बहुत स्ट्राइक हुई इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तीसरी बात ये है कि सोशलिस्ट मूवमेंट वो फैल रहे थे यूरोप के बाहर भी। जापान के अंदर सोशलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत 1890s में हो गई थी, और भारत की बात करें तो पहला ऑर्गेनाइज स्ट्राइक करी गई थी वर्कर्स के द्वारा फॉर द
सिंगलर स्ट्राइक इन 1899। इसलिए सेकेंड इंटरनेशनल आते आते सोशलिस्ट मूवमेंट ये एक मास मूवमेंट बन गया था, जिसमें अब यूरोप से बाहर के लोग भी आ गए थे। जो एम था सेकेंड इंटरनेशनल का ये था कि सारे सोशलिस्ट पार्टी को एक साथ लाना है सारे देशों की, और ये अगेंस्ट था इम्पीरियलिज्म के, और चाहता था इक्वालिटी हो बिटवीन द नेटिव्स ऑफ कॉलोनीज एंड कोलिस्ट के बीच में। इट वॉज अगेंस्ट द वॉर एंड अगेंस्ट मिलिटराइजेशन ऑफ यूरोप, जो कि हो रहा था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कुछ इंपॉर्टेंट काम जो कि करे गए इसके द्वारा, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, मे डे की सबसे पहले बात करते हैं, है ना, इसको भी समझा ही देते हैं जो इम्पोर्टेंट काम किए थे, बिकॉज उसके बाद तो एक नया टॉपिक आ जाएगा। देखिए, मे डे 1890 का, दोस्तों, जो सेकेंड इंटरनेशनल था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर्स, इन्होंने डिमांड्स को सामने रखा लिमिट करने की मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को 8 घंटे तक। इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने डिक्लेयर किया 1 मई को 1890 में एक इंटरनेशनल वर्कर्स डे के तौर पे, जो आज भी आप देखते हो, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ ऑल वर्कर्स। दूसरी बात कि सेकेंड इंटरनेशनल ने और बढ़ावा दिया वर्कर्स को कि अब वो मूवमेंट को ज्वाइन करें, और जल्द ही मेंबरशिप जो ट्रेड यूनियंस की थी और सोशलिस्ट पार्टीज की थी वो बढ़ गई ज़्यादातर कंट्रीज में। तीसरी बात, सेकेंड इंटरनेशनल फेवर में था आज़ादी के कॉलोनीज की और सपोर्ट कर रहा था इस नेशनल स्ट्रगल को। दादा भाई नौरोजी, जो जाने माने इंडियन कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने इसे एड्रेस करा 1904 को, इस कॉन्फ्रेंस को सेकेंड इंटरनेशनल के। ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज करा अफ्रीका का जो बंटवारा था और दूसरी कॉलोनीज का ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। साथ में मिलिटराइजेशन जो भी हुआ स्क्रैम्बल के बाद, इसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंडेम किया गया। ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट था इस मिलिटराइजेशन के यूरोप के इन द रन अप टू वर्ल्ड वॉर 1। प्रिवेंशन ऑफ वॉर एक मेजर एम बन गई थी सेकेंड इंटरनेशनल का। इसके साथ साथ भाई ख़त्म करा जाए वॉर वगैरह को। इसने ब्लेम किया कैपिटलिज्म को कि यही एक वजह है वॉर का, इम्पीरियलिज्म का और कोलोनिज्म का। सेकेंड इंटरनेशनल ने काफ़ी कदम उठाए वर्ल्ड वॉर 1 को रोकने के लेके। इसने कहा कि जनरल स्ट्राइक दी जाए टू प्रिवेंट द रिस्पेक्टिव कंट्रीज कि वो वॉर में पार्टिसिपेट ना करें। इसने वर्कर्स से कहा, सोशलिस्ट पार्टीज से कहा और उनके लीडर्स से कहा कि आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस हो करिए, है ना, क्रिएट हो जाएगी जो होती है बाय वॉर, ताकि कैपिटलिज्म यहाँ नीचे आए, और सरकार ने इन्हें सपोर्ट भी करा। सरकार तो अपोज थी सोशलिस्ट लीडर्स के, जिन्होंने सपोर्ट किया था सेकेंड इंटरनेशनल को, और जीन जॉरस एक फ्रेंच सोशलिस्ट लीडर से इनको मार भी दिया गया था वर्ल्ड वॉर द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि ये इस वॉर को अपोज कर रहे थे। अब एक बात और बचती है कि इस सेकेंड इंटरनेशनल की कुछ कमजोरियां होंगी, वीकनेसेस क्या थी। देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल के विपरीत जो सेकेंड वाला था ना, इसके जो फेडरेशन था सोशलिस्ट पार्टीज का वो कमजोर था अलग अलग कंट्रीज से। फर्स्ट इंटरनेशनल अच्छा खासा बंधा हुआ था सबसे, है ना, मोर यूनाइटेड था, छोटा था, इसलिए ईजियर था कोऑर्डिनेट और मैनेज करने के लिए। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल डिफरेंसेस भी हैं जिससे इस सेकेंड इंटरनेशनल कमज़ोर हुआ। जैसे कि इस बात पर डिवाइडेड था कि क्या तरीका अपनाया जाए सोशलिज्म को लाने के लिए। कुछ कहते थे कि वायलेंट तरीके से ले आओ, और कुछ कहते थे कि धीमे धीमे ले आओ। कुछ सेक्शंस जो इस सेकेंड इंटरनेशनल के अंदर थे वो कोलिज्म को फेवर करते थे, इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज जिसमें इंगेज होती थी। और वॉर के इशू में देखें तो अलग अलग ग्रुप्स विद इन द सेकेंड इंटरनेशनल के पास यूनानिमिटी थी ओपिनियन की ओवर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिशन ऑफ वॉर, बट ये अलग अलग थे अपने एक्शंस में, अपने कदम जो ये उठाते थे। और जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो ज़्यादातर जो सोशलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने सरकारों को अपनी सपोर्ट करा, जिसकी वजह से सेकेंड इंटरनेशनल एकदम ख़त्म हो गया। तो ये आर्ग्यू हुआ कि जो नेशनलिज्म है वही वजह है डाउनफॉल का इस सेकेंड इंटरनेशनल की, और जो ये रिफ्ट था इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में, ये प्ले आउट हुआ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल एंड द लैटर प्रिवेल। ठीक है, तो अब यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम सोशलिज्म रशिया के अंदर, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में मिल जाएगी।
इन लेक्चर्स को आप फेसबुक चलाते जाते भी देख सकते हो। ट्विटर पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, साथ में डेली एमसीक्यूज और बहुत सारे एमसीक्यूज को अटेंड करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी और उसके साथ बहुत सारी और जानकारियाँ भी टेलीग्राम पे मिलेंगी। All the link are in description box. You can also join by my membership and support me in my work. Thank you so much for watching. Meet you in the next video soon. Jai Hind, Jai Bharat.